हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि अपन स्थिर वैद्युतिकी की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत पिछले वीडियो में अपन ने द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र पढ़ा। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पीछे के टॉपिक में मैंने आपको बताया था द्विध्रुव की निरक्ष और अक्ष रेखा क्या होती है, तो इसी का एक बार अपन चित्र बनाते हैं। चित्र को आप अच्छी तरह से समझना और पहले के टॉपिक की तरह ही आपको यहाँ पर दो टॉपिक ध्यान में रखने हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र की अपन ने एक दिशा ज्ञात की थी, वो टॉपिक थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, और एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था KQ/R², ये इक्वेशन आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा, अपन किसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव क्या होता है, अल्प दूरी पर स्थित समान परंतु विपरीत प्रकृति की आवेशों का युग्म। तो यहाँ पर एक बिंदु है A और यहाँ पर एक बिंदु है B, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी कितनी है, 2a। बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित है और बिंदु B पर माइनस Q आवेश स्थित है। अब अपन को जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर ज्ञात करना है, और निरक्ष रेखा क्या होती है, द्विध्रुव के इस मध्य बिंदु O से इस पर एक खींची गई लंबवत रेखा। तो ये लंबवत रेखा हो गई अपने पास में ये वाली, और मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी तक यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस बिंदु P को एक बार इस बिंदु B से मिलाएंगे, तो इस आवेश की दूरी हो जाएगी BP, और इसी को एक बार अपन इस बिंदु A से मिलाएंगे यहाँ पर, तो इस आवेश की दूरी हो जाएगी A से P तक AP। अब विद्युत क्षेत्र अपन को यहाँ पर ज्ञात करना बिंदु P पर, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो देखना धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु P पर, वो विद्युत क्षेत्र हो गया अपने पास में E प्लस का Q, और प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा सदैव आवेश से दूर की ओर होती है, तो ये आवेश से दूर की ओर हो जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश के कारण क्या हो जाएगा, E माइनस का Q, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव आवेश की ओर होता है, तो इसकी दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। अब ये बिंदु P कहाँ पर स्थित है, द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर। इसलिए यहाँ पर निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल लगता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाने के बाद वापस वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से आकर्षित होकर नीचे की ओर आता है। तो एक उसकी गति के अनुदिश लगने वाला ऊपर की ओर बल, और एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, घटकों में वियोजित कर देंगे। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो दो उत्पन्न हो रहे हैं इनके घटक इस प्रकार से हो जाएंगे, ये OP के अनुदिश लंबवत घटक, और ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक, इस प्रकार से। और इन दोनों के कटान बिंदु से ये जो रेखा निकलेगी, ये रेखा किसको दर्शाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र को। अब इधर ध्यान देना कि ये यहां पर थीटा कोण बन रहा है, तो घटक दो होते हैं, एक तो होता है लंबवत घटक और एक क्या होता है, क्षैतिज घटक। 11वीं क्लास में आपने ये घटक अच्छी तरह से पढ़ रखा है। जैसे ये कोई एक रेखा है और धरातल से थीटा कोण पर स्थित है, तो ये थीटा बन गया। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो तो क्या कहलाएगा, क्षैतिज घटक। जैसे ये मान लो कि एक सदिश AY है और ये सदिश A अक्ष है, और ये इसका परिणामी सदिश A बन गया। तो थीटा जिस पर टिका हुआ है, या थीटा के तरफ वाली जो रेखा होती है वो क्षैतिज घटक होती है। इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये A कोस थीटा होता है, और थीटा की विपरीत वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, A साइन थीटा। तो इस प्रकार से इनको अपन घटकों में वियोजित कर सकते हैं। और आप इसको अच्छी तरह से इतना भी ध्यान रख लेना कि थीटा जिस भुजा पर टिका हुआ है वो आधार घटक या क्षैतिज घटक हो गया जो कोस थीटा से आएगा, और विपरीत वाला क्या हो जाएगा, लंबवत घटक।
तो यहाँ पर ये ए क्या हो जाएगा, प्लस आवेश के कारण, तो E प्लस क्यू साइन थीटा लंबवत, और एक लंबवत घटक इस आवेश के कारण क्या हो गया, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये लंबवत घटक प्लस क्यू आवेश का है और ये लंबवत घटक है वो माइनस क्यू आवेश का है। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश का क्षैतिज घटक क्या हो गया, E प्लस क्यू कोस थीटा, और इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश का क्षैतिज घटक क्या हो गया, E माइनस क्यू कोस थीटा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा अपने पास में E। अब इस चित्र को ध्यान से देखना कि E प्लस साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, इनके परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर जो क्षैतिज घटक हो रहा है वो देखो एक ही दिशा में हो रहा है, तो परिणामी मान ये यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी मान होगा वो इन क्षैतिज घटकों के योग के अनुदिश होगा, और इस बिंदु तक अपन ज्ञात करते हैं, इसको ओ लगा दिया तो पी ओ रेखा के अनुदिश हो जाएगा। अब अपन इसका मान ज्ञात करते हैं, ये मान किस प्रकार से आया, इसकी दूरियां और दर्शा देते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखना कौन कौन सी भुजाओं की दूरियां कितनी है वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। ये यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा एकांत इस प्रकार से। अब देखो ये अपन ज्ञात करते हैं तो ए बी का मान कितना हो गया, ए बी बराबर कितने की हो गई, 2a की, ये 2a। अब ओ मध्य बिंदु है तो ए ओ और ओ बी बराबर कितने की हो गई, a की, यानी ये भुजा कितने की हो गई, a की हो गई, और ये वाली भुजा भी कितने की हो गई, a की हो गई। O से P तक विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो OP कितने की हो गई, R की। अब देखना अपन को एक तो AP भुजा चाहिए और एक BP भुजा चाहिए, तो AP बराबर BP, ये दोनों बराबर आएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। इस भुजा का मान ज्ञात करना है, ये भुजा R दे रखी है जो कर्ण है, और ये भुजा आधार A दे रखी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का मान और इस भुजा का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इन भुजाओं को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इसको शब्दों में लिखें। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, मध्य बिंदु O से R दूरी तक बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो माना ए बी एक विद्युत आता है, तो बिंदु P पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। दोनों का अलग अलग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके बिंदु P पर ज्ञात कर लेते हैं। अतः प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर अपन कौन से आवेश के कारण ज्ञात करें, प्लस आवेश के कारण, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E प्लस क्यू। सूत्र क्या बन जाए, के क्यू बटा आर स्क्वायर। अपन धनात्मक आवेश के कारण ज्ञात करें जो बिंदु ए पर है, और विद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करें, पी पर, तो दूरी ए से पी तक, वो दूरी कितनी बन गई, AP, और यहां पर स्क्वायर के हिसाब से, तो E प्लस क्यू बराबर के क्यू बटा। अब AP का मान देखो यहां पर अपन ने कितना ज्ञात किया, AP BP दोनों बराबर है, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AP पर ये स्क्वायर लगा दिया। दिशा इसको अब आगे हल करें तो E प्लस क्यू बराबर के क्यू, स्क्वायर के कारण अंडर रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण आया,
धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव आवेश से दूर की ओर, तो दिशा ए से पी की ओर, तो इसकी दिशा क्या हो गई, एपी के अनुदिश, दिशा हो गई एपी के अनुदिश। अब जिस प्रकार से धनात्मक आवेश के कारण ज्ञात किया उसी प्रकार से माइनस आवेश के कारण ज्ञात करें, तो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू बटा आई स्क्वायर ही है, तो E ऋणात्मक आवेश के कारण Q माइनस का रहेगा, और सूत्र क्या बन रहा है, के क्यू बटा आर। बिंदु B पर ऋणात्मक आवेश है और अपन P पर ज्ञात करें, तो B से P की ओर, तो इसकी दिशा दूरी कितनी हो गई, BP का स्क्वायर। इसको अपन यहां से आगे हल करें, तो E माइनस क्यू बराबर के क्यू बटा BP का मान भी कितना आ रहा है, दोनों का मान बराबर आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर करेंगे और BP पर अंडर रूट में है, तो स्क्वायर के कारण ये अंडर रूट का चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। समीकरण नंबर कितने, 2। इसकी दिशा किस प्रकार से होगी, ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, तो दिशा इसकी क्या हो गई, PB के अनुदिश, PB के अनुदिश इसकी दिशा हो जाएगी। इन दोनों आवेशों के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र आ गया अलग अलग। अब यदि ये बिंदु P यहां पर स्थित होता, जो कि अक्ष है, तो अक्ष पर केवल एक ही प्रकार का बल लगता है, ये क्षैतिज है। एक क्षैतिज पर यदि अपन इस दिशा में बल लगाएंगे या इस दिशा में बल लगाएंगे, तो बल लगने की दिशा में केवल एक दिशा में गति करेगा, इसलिए दोनों मानों का अपन योग कर देंगे। लेकिन अभी ये बिंदु P कहाँ स्थित है, निरक्ष पर। निरक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित होता है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक तो उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसकी गति के अनुदिश ऊपर की ओर लगने वाला बल, और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से वापस वो नीचे की ओर आकर्षित होगा, इसलिए दो प्रकार के बल लगेंगे। तो परिणामी मान ज्ञात करने के लिए अपन उसको इस प्रकार से क्या करेंगे, घटकों में वियोजित कर देंगे। तो एक घटक इसका ये हो गया, दूसरा घटक इसका ये हो गया। यहां पर ये थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण ये बन रहा है, तो थीटा जिस भुजा पर टिका होता है वो आधार कहलाता है, जिसे अपन क्षैतिज घटक कहेंगे, और वो क्षैतिज घटक कोस थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और थीटा के विपरीत वाली जो भुजा है वो कौन सा घटक हो जाएगी, लंबवत घटक साइन थीटा। अब यहां लिखते हैं निरक्ष रेखा के अपोजिट कर लेते हैं। चित्र से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर जो घटक हो रहे हैं दोनों विद्युत क्षेत्रों के, वो परिमाण में समान परंतु विपरीत हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि क्षैतिज घटक एक की दिशा में होने के कारण परस्पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इन क्षैतिज घटकों के योग के अनुदिश होगा। चित्र अनुसार स्पष्ट है कि लंबवत घटक परिमाण में समान है परंतु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, इसलिए एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। जबकि क्षैतिज घटक E प्लस cos थीटा, E माइनस cos थीटा एक दिशा में है, इसलिए ये परिणामी मान इन विद्युत क्षेत्रों के योग के तुल्य होगा। तो क्या मान आएगा इसका, आता है E बराबर E माइनस क्यू कोस थीटा प्लस E प्लस क्यू कोस थीटा, इन दोनों के योग के बराबर। और ये परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ आ रहा है, E बिंदु P पर, और बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर है, तो यहां अपन लिख देंगे E निरक्ष। अब समीकरण 1 और समीकरण इन दो में देखना, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के मान बराबर आ रहे हैं, तो यहां अपन लिख सकते हैं E निरक्ष E प्लस क्यू कोस थीटा
और E प्लस क्यू कोस थीटा। कारण लगा दो यहाँ पर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो E प्लस क्यू किसके बराबर है, E माइनस क्यू किसके बराबर है, E प्लस क्यू के। तो यहाँ E प्लस क्यू लगा दिया, यहाँ कारण लगा दिया E प्लस क्यू और E माइनस क्यू है वो परिमाण में क्या है, बराबर है। अब यहां से इन दोनों को हल किया तो E निरक्ष बराबर क्या आएगा, यहां से इन दोनों को हल करेंगे तो E निरक्ष बराबर क्या आएगा, E निरक्ष बराबर E प्लस क्यू कोस थीटा और E प्लस क्यू कोस थीटा दोनों का योग किया, योग करने से क्या हुआ 2E प्लस क्यू कोस थीटा। समीकरण नंबर कितने, 3। अब E प्लस क्यू का मान कहाँ है, समीकरण 1 में है, समीकरण 1 से मान यहां आप रखो समीकरण 3 में, तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या मान आएगा, E निरक्ष बराबर 2E प्लस क्यू का मान वहां देखना कितना, समीकरण 1 में के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और गुणा में क्या आ रहा है, कोस थीटा, ये रह गया कोस थीटा। अब इस चित्र की ज्यामिति से यहां से कोस थीटा निकालें, समकोण त्रिभुज, दोनों में से कोई सा समकोण त्रिभुज ले लो, POB अपन लेते हैं, समकोण त्रिभुज POB में कोस थीटा निकाल दें, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो कोस थीटा बराबर आधार, इस थीटा वाली भुजा है, थीटा जिसमें टिका हुआ तो आधार A हो गया, और कर्ण वाला, और कर्ण का मान कितना हो गया, ये वाला PB, और PB का मान कितना आ रहा है, या BP का मान कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। कोस थीटा आधा बटा कर्ण होता है, और कोस थीटा आधार वाली भुजा ये है, इसका मान अपन ने ए रख दिया, बटे में कर्ण वाली भुजा ये है BP या BP, और BP का मान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। अब ये समीकरण कोस थीटा का मान समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखा, x बराबर रखा, तो क्या आया 2k क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा में कोस थीटा का मान कितना है, a बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट घात है, इसका मतलब कितनी घात है, 1/2। इसको हल किया तो E निरक्ष बराबर 2k क्यू ए। अब देखना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों का गुणा हो रहा है, आधार समान है तो समान आधार वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनकी घातों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी घात है, 1 घात, और यहाँ पर कितनी है 1/2, तो 1 और 1/2 कितनी हो गई, 1 सहित 1/2, इसको हल करेंगे तो 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर कितनी घात आ गई, 3/2। अब थोड़ा सा एक समीकरण याद रखना, ध्यान देना, E निरक्ष बराबर के Q गुना 2A बन रहा है, और Q गुना 2A क्या होता है, P होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी, 3/2। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका सूत्र होता है P बराबर Q गुना 2A। तो K का मान यहां रख दिया, Q गुना में 2A आ गया, तो Q और 2A का गुना क्या हो गया, P। यहां तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में लिखना, इसके बाद इस बोर्ड को साफ करते हैं। यहां तक का एक बार, इसे आगे हल करने के लिए उधर बोर्ड को साफ करते हैं।
कंडीशन लेते हैं अपन, जैसे पहले वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया कि यदि ये बिंदु P इस प्रकार से ऊपर बढ़ता रहेगा, यानी द्विध्रुव से दूरी बढ़ती रहेगी r की, तो r का मान तो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इसकी एवज में इस एक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जैसे जैसे r बढ़ता रहेगा वैसे वैसे r की तुलना में a का मान धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो यहां एक अपन इस कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि r ग्रेटर देन a हो तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर नगण्य होगा, और कोई सी भी राशि दूसरी राशि की तुलना में नगण्य होती है तो उसकी उपेक्षा करके उस मान को अपन क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं। जैसे एक संख्या अपने पास में 10 है और एक संख्या 10.01 है, तो 10 और 10.01 में क्या अंतर है, लगभग मान 10 के बराबर ही है। तो यहां अपन इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो इस समीकरण से क्या मान आ जाएगा, ई निरक्ष बराबर के पी बटा आर स्क्वायर, ये निरस्त हो गया, ए स्क्वायर तो नगण्य मान लिया, तो आर स्क्वायर पर कितनी घात आ गई, 3/2, और घात की घात क्या होती है, गुणा होती है। तो इस 2 को इस 3/2 से गुणा करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो बचेगी। तो ई निरक्ष बराबर क्या रहेगा, के पी बटा आर क्यूब। ये जो समीकरण नंबर आ रहा है 4, ये द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर ये जो बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और सदिश रूप में लिखेंगे तो ई निरक्ष, सदिश रूप में लिखेंगे तो के पी बटा आर क्यूब डॉट पी के आ जाएगा, पी के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशाओं के अनुदिश, ये मान आ गया। अब यहां देखना, ये जो बिंदु P पर आ रहा है वो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ रहा है, PO के अनुदिश। यहां दिशा लिख सकते हो आप, PO के अनुदिश, PO के अनुदिश। अब PO के अनुदिश इस प्रकार से हो गई, यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, और यहां पर इस दिशा में आ रहा है तो प्लस से माइनस की ओर आ रहा है। तो यहां एक नोट का बिंदु बन गया, यहां एक नोट का बिंदु बन गया कि निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसी के साथ पुनः समीकरण 4 का प्रयोग करें तो पुनः समीकरण 4 से ई जो निरक्ष होता है ये समानुपाती किसके रह जाएगा, 1/r क्यूब के। और अक्ष रेखा पर भी यही मान आया था अपने पास में, अक्ष रेखा पर भी यही मान आया था। तो ई निरक्ष और आर में जब ग्राफ बनाएंगे तो इनका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, ई निरक्ष और इधर आर लेते हैं तो ई आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आता है इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। लेकिन यदि आप इसके ग्राफ में थोड़ा परिवर्तन इस प्रकार से करते हो कि आप यहां पर ई निरक्ष लेते हो
और आप यहां पर r नहीं लेकर 1/r लेते हो, तो E जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है वो r के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/r के क्या है, समानुपाती है। इसलिए जब अपन यहाँ पर 1/r लेंगे तो समानुपाती का ग्राफ है वो इस प्रकार से निकलेगा। तो ये E निरक्ष में और r में या 1/r में ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर हो गई। इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखना। अक्ष वाला विद्युत क्षेत्र और निरक्ष वाला जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों में से एक जो प्रश्न है वो अवश्य आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं, इसकी एक और विधि है हल करने की, वो भी मैं आपको बताता हूं। दोनों वीडियो में से जो आपको सरल लगे आप उसी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। कॉपी में इसको अच्छी तरह से लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट्स के रूप में आप इसे कॉपी में जरूर लिखना। अब देखना, द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र को अपन एक दूसरे तरीके से भी हल करते हैं। देखना किस प्रकार से वो हल होता है। ये यहाँ पर कोण थीटा का है, तो ये यहाँ पर ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र है वो E प्लस का है यहाँ पर। तो इस विद्युत क्षेत्र में और इस विद्युत क्षेत्र में कोण कितने डिग्री का बन गया, 2θ डिग्री का बन गया। इसी को इस प्रकार से आगे लेके और इसको प्रकार से आगे इस प्रकार से बढ़ाएं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और 11th क्लास में समांतर चतुर्भुज नियम से एक समीकरण निकाली थी अपने परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की। क्या समीकरण थी, R बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। इस समीकरण से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर p और q के स्थान पर दो सदिश राशि अपने पास में कौन सी है, E प्लस q की है और एक E माइनस q की है। तो E P के स्थान पर E प्लस Q आ जाएगा और Q के स्थान पर E माइनस Q आ जाएगा। और R जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इसके स्थान पर अपन क्या ले लेंगे, E ले लेंगे। तो इस सूत्र से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। थ्योरी में शब्दों में भाषा आपको वही लिख दी है, माना विद्युत द्विध्रुव है, 2a दूरी है, इन आवेशों के कारण यहाँ तक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। डायरेक्ट समीकरण की बात करते हैं अपन, तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र, सूत्र दो वही बनेंगे। तो E प्लस Q बराबर क्या सूत्र बनता है, KQ/R²। R के स्थान पे दूरी अपने पास है, प्लस आवेश के लिए ज्ञात कर रहे हैं, AP बन जाएगी। तो AP का स्क्वायर आ जाएगा। तो E प्लस Q बराबर क्या रहेगा, KQ। और AP का मान कितना आ रहा है अपने पास में, R² प्लस A²। अंडर रूट आएगा ये, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण वो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। यहाँ से अंडर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा। समीकरण नंबर 1, दिशा किस प्रकार से हो जाएगी, आवेश से दूर की ओर AP के अनुदिश। ये समीकरण वैसे ही जैसे अपने पहले विधि में लिखा था, ये इसका सेकंड मेथड है, सेकंड विधि। दूसरी तरीके से भी इसको अपन हल कर सकते हैं। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का सूत्र वही बन रहा है, E माइनस Q बराबर KQ/R²। तो KQ/, इस बार माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात करें जो बिंदु B पर है, और बिंदु P से दूरी कितनी हो गई इसकी, BP। तो BP पर स्क्वायर आ जाएगा। तो E माइनस Q बराबर KQ, BP का मान कितना आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है, R² प्लस A²। और वो मान यहां रखेंगे तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या आएगा, R² प्लस A²। अंडर रूट हट जाएगा इस स्क्वायर से। समीकरण नंबर कितने, 2। इसकी भी दिशा दर्शाएंगे। तो ऋणात्मक आवेश के कारण आ रहा है, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव आवेश की ओर होता है। तो PB के अनुदिश, PB के अनुदिश, ये अनुदिश। अब ध्यान दें कि यहां से जो ऐसी एक रेखा बन रही है, एक रेखा इधर भी ऐसे बना दें, इसको ऐसे मिला दें, तो पूरा का पूरा एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम की जो समीकरण होती है, ये समीकरण आप थोड़ी सी यहां लिखता हूं मैं, आप ध्यान देना।
आपको याद भी आएगी अभी ये। R बराबर समांतर चतुर्भुज नियम की जो समीकरण होती है पी स्क्वायर प्लस परिणामी मान की पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos थीटा, इस सूत्र का अपन को प्रयोग करना है। निरक्ष रेखा के बिंदु P नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश का जो कथन लिखा अपन ने और उस परिणामी सदिश की जो सूत्र अपन को यह प्राप्त हुआ था, इसके सूत्र के अनुसार यहाँ क्या सूत्र बन जाएगा, E बराबर R के स्थान परिणामी मान E का आ गया अंडर रूट दो सदिश राशियां P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो P और Q की स्थान पे दो सदिश राशियां कौन सी है, E प्लस Q और E माइनस Q। तो P स्क्वायर के स्थान पे E स्क्वायर, Q स्क्वायर के स्थान पे E माइनस Q स्क्वायर, 2P के स्थान पे E प्लस का Q, Q के स्थान पे E माइनस का Q और cos थीटा, cos। अब इसके और इसके बीच थीटा प्लस थीटा कितना कोण बन गया, 2 थीटा कोण बन गया। ये यहां तक का समीकरण बन गया। अब इसको अपन हल करते हैं तो E निरक्ष रेखा पर आ रहा है, तो इसको अपन यहां लिख देंगे E निरक्ष। तो दोनों समीकरणों की तुलना करें, इसकी और इसकी, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। E प्लस Q का परिमाण और E माइनस Q का परिमाण, दोनों का परिमाण बराबर है। तो अब इस समीकरण का अपन प्रयोग यहां पर करें, दोनों मान बराबर आ रहा है। चित्र में देखना दिशाएं विपरीत है, उसके लिए अपन परिमाण में ले लिए इसको। तो E निरक्ष बराबर अंडर रूट, अब देखना E प्लस Q और E माइनस के दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से कोई सा भी एक मान आप यहां रख सकते हो, दोनों बराबर है तब। तो E माइनस Q का स्क्वायर, E माइनस Q है, E प्लस Q का स्क्वायर, E माइनस Q है, वो E प्लस Q के परिमाण के बराबर ही है। तो E प्लस Q लिख सकते हैं यहां पर भी, दोनों मान बराबर है तब। 2E प्लस Q, E प्लस Q माइनस Q को भी प्लस Q रख दिया क्योंकि दोनों बराबर है यहाँ पर, और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। इसको हल किया तो E निरक्ष बराबर अंडर रूट E प्लस स्क्वायर कितना हो गया, 2E प्लस Q स्क्वायर, 2E प्लस Q और E प्लस Q का गुणा हो रहा है यहाँ पर देखो, तो E प्लस Q का भी क्या हो गया स्क्वायर, और 2 cos 2 थीटा। E निरक्ष बराबर अंडर रूट E स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो E प्लस Q का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बच गया 2 और यहां से क्या बच गया 2E स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया 1 प्लस 2E स्क्वायर यहां से कॉमन निकल गया, तो यहां क्या बच गया cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बचेगा यहां पर, ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब E स्क्वायर इस वर्गमूल से बाहर आएगा तो E निरक्ष बराबर E प्लस का Q रहेगा वर्गमूल से बाहर आके, और यहां पर क्या बच गया 2 कोष्टक में, यहां पर क्या बच गया 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा है, इसका सूत्र बन गया cos 2 थीटा है, इसका सूत्र बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको यहां से आगे यहां सोल्व करते हैं, cos 2 थीटा को यहां हल कर दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आगे हल करते हैं तो E निरक्ष बराबर E प्लस Q अंडर रूट 2 कोष्टक
1 प्लस कोस थीटा है, तो 1 और प्लस में 2 कोस थीटा, इसको अपन हल करते हैं तो ये 1 प्लस दोनों से गुणा होगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस 1 से गुणा होगा तो -1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ई निरक्स बराबर क्या आएगा, ई निरक्स बराबर क्या आएगा, ई प्लस का क्यू कोष्टक 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा गुणा होकर क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ई निरक्स बराबर ई प्लस का क्यू और 4 कोस स्क्वायर थीटा को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा। समीकरण नंबर ये कितने आ जाएंगे 3, ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 को आगे यहां हल करते हैं। ई निरक्स बराबर ई प्लस क्यू का मान है कितना आ रहा है के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई प्लस क्यू का मान हो गया, गुणा में आ रहा है कितना 2 और कोस थीटा। यहां जो अभी चित्र बनाया था अपन ने, और इससे पहले वाली विधि में कोस थीटा का मान भी अपन ने ज्ञात किया था। आप एक बार पीछे के पॉइंट में देखना, चित्र को मैंने यहां साफ कर दिया है। कोस थीटा का वो मान कितना आया था, कोस थीटा का मान वो आया था यहां पर a बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी 1/2। इससे पहली वाली विधि में, ये दूसरी विधि चल रही है, इससे पहली वाली विधि में इसी टॉपिक में यहां जो अपन ने द्विघात का जो सूत्र बनाया था उस सूत्र में कोस थीटा का मान अपन ने निकाला था a बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। वो इस कोस थीटा के स्थान पे रखें तो a बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, तो ई निरक्स बराबर क्या आ जाएगा के क्यू, और ये गुणा में 2a आ रहा है, और क्यू गुणा 2a क्या होता है p, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी है 1, यहां घात कितनी है आधी। इन दोनों घात समीकरण दोनों मान को गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी आएगी 3/2, क्योंकि 1 और 1/2 को गुणा, इनको गुणा करेंगे तो 1 और 1/2 का योग 3/2। यहां एक कारण लगा देंगे कि p का मान q गुणा 2a होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और a नगण्य होगा तो ई निरक्स बराबर क्या हो जाएगा KP बटा आर क्यूब, क्योंकि ये नगण्य होगा पहले वाली स्थिति के अनुसार ही, तो आर स्क्वायर की घात 3/2 तो आर क्यूब बच जाएगा। ये समीकरण नंबर आ जाएगा कितना 4। यहां लिख देंगे आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर क्या बन जाएगा नगण्य बन जाएगा। तो पहले वाली विधि से और इस विधि से समीकरण समान आ रहा है। दोनों विधियों में से जो आपको सरल लगे उसी विधि द्वारा आप द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ ही टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। दोनों वीडियो से आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक और रह गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण अपन को ज्ञात करने का टॉपिक रह गया है। तो ये यहाँ तक का समझ में आया। इस विधि को भी आप स्क्रीनशॉट लिखकर और इस विधि को भी अच्छी तरह से कॉपी में लिखना। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत रहती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगली क्लास होने से पहले आपके उस कंफ्यूजन को, उस परेशानी को जरूर दूर करूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।